एक शैतान एक लड़के के कपड़े उतारकर उसे पेड़ पर रस्सियों से बांधकर डंडे मार रहा होता है। मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तेरे जैसे लड़के तो समाज में नासूर हैं, जो कई घरों के चिरागों को बुझा देते हैं। कई साल पहले मैं भी ऐसे ही चिल्लाया था, लेकिन तूने और तेरे उन 3 दोस्तों ने मेरी एक नहीं सुनी और मैं पूरी रात ठंड में ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गया था। तुम राहुल, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए? ये सब छोड़, फिलहाल तू तो मर। ऐसा कहकर शैतान उसकी गर्दन काट देता है। लड़के की अधकटी गर्दन कट कर लटक जाती है और वह शैतान हंसते हुए चला जाता है। दोस्तों, ये बात शुरू होती है आर्यनगर गांव से, जहां पर राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो स्कूल में टॉप करता था और बड़े होने पर उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिससे उसकी माता रीमा और पिता राजेश, जो कि काफी गरीब होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। पड़ोसी भी उन्हें काफी बधाइयां दे रहे होते हैं। ओ यारा राजेश, और तेरे पुत्र ने नाम रोशन कर दिता साडे गांव दा। हुण ते गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ भाई, राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अच्छी सी नौकरी कर ले, और हमें क्या चाहिए। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। सरदार अंकल, हाँ बस एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर देखना मैं पापा और मम्मी को क्या पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा सा करूँगा। एक स्कूल खोलूँगा ताकि गांव से और बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख जाएं। और जितते रहो पुत्र जी, तेरे वर्गे लड़कों की ऐसी सोच ही देश का भविष्य है। रब रखा तेनू। इसके बाद सारे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल भी अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और कितना बड़ा कॉलेज है। बच्चों ने भी कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। वाह, यहाँ पढ़ने में तो मजा ही आ जाएगा। मैं यहाँ खूब दोस्त बनाऊंगा। ऐसा कहकर वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी 4 दोस्त, जिनका नाम नोना, शैंकी, रहीम और रोहित होता है, सामने से आ जाते हैं और राजेश को देखकर हंसने लगते हैं। अबे देख, गांव से कोई नया तोता आया है। अबे तोता नहीं, गांव का बैल बोल बे। चुप करो तुम, भाई है अपना ये, सुना नहीं? जय जवान जय किसान। चल बेटा, अपना नाम बता हम लोगों को। अपना नाम बता हम लोगों को, और जल्दी से कुत्ते की आवाज़ निकाल कर सुना। देखो आप लोग मुझसे ऐसे बात मत करो प्लीज़। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और कुत्ते उत्ते की आवाज़ मैं नहीं निकालूंगा। ऐसा सुनकर चारों गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से रोहित नाम का लड़का राजेश को थप्पड़ मार देता है। अबे तुझे गांव की ज्यादा हवा लग गई है, चर्बी चढ़ गई है तुझे। तेरी चर्बी निकालनी पड़ेगी, गांव के गवार। वो राजेश को और मारने जा रहे होते हैं कि तभी कॉलेज के एक प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। अरे तुम चारों फिर यहाँ फिर किसी नए लड़के को परेशान कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, न कोई काम न धाम, जब देखो आवारागर्दी। उसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और राजेश को बाद में देखने की धमकी देते हैं। प्रोफेसर राजेश के पास आते हैं। बेटा, ये चारों बहुत ही बदमाश हैं और चारों के चारों काफ़ी अमीर घरों से आते हैं, तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और इन दुष्टों से दूर रहना। जी सर। मैं अपना ध्यान रखूंगा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। राजेश भी अपने अच्छे व्यवहार और नॉलेज के कारण कॉलेज में काफ़ी नाम बना लेता है और जल्द ही पूरे कॉलेज में फेमस हो जाता है। सब उसे पसंद करने लगते हैं। एक रात जब राजेश अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ रहा होता है, उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को दरवाजा पीटे जा रहा है? आता हूँ, थोड़ा सब्र रखो भाई। लेकिन दरवाजा पीटना बंद नहीं होता। उधर जैसे ही राजेश दरवाजा खोलता है, उसके सामने 3 हैवान और एक चुड़ैल खड़ी होती है। डरावनी आवाजें आने लगती हैं।
अंदर आने के लिए नहीं कहोगे राजा जी? डर के मारे राजेश की चीख निकल जाती है और वो भागकर छत पर पहुंच जाता है। नहीं मम्मी, नहीं, छोड़ दो मुझे। इस कॉलेज में भूतों का साया है, मुझे नहीं पता था। छोड़ दो मुझे प्लीज। तभी बारिश के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। तभी रहीम अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। अबे तुझे क्या लगा कि हम सब भूत हैं? बेवकूफ कहीं का डरपोक। फिर सब अपना भूत का मुखौटा हटाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, अरे कहीं पतलून गीली तो नहीं कर दी डर के मारे। उस दिन बात पूरी नहीं हुई थी। यह सब देखकर राजेश काफी डर जाता है। देखो मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो। देखा कैसे भीगी बिल्ली बना है, देखा कैसे भीगी बिल्ली बन गया है। तू तो बहुत फैल रहा था, अब अकड़ के देखा। ऐसा कहकर वो चारों राजेश के कपड़े फाड़ देते हैं। अरे भाई देख क्या मस्त बॉडी है इसकी, अगर ये गंजा भी हो जाए तो मस्त लगेगा, क्यों? सही बोल रहा है यार रोहित, मैं तो कहता हूँ इसका एक वीडियो भी बना, लोगों को दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। इसके बाद चारों दुष्ट ऐसा ही करते हैं और राजेश को गंजा करने के बाद उसका एक वीडियो बना लेते हैं। राजेश इस सब से काफी टूट जाता है। मैं बिल्कुल दया नहीं है, एक पल भी नहीं सोचा कि मैं किसी का बेटा हूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन लौटूंगा जरूर, तुम्हें और तुम्हारे जैसे गंदे लड़कों को सबक सिखाने। ऐसा कहकर राजेश छत से छलांग लगा देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। अरे यार, इसने तो छत से छलांग लगा दी, ये तो पक्का मर गया होगा। अब क्या होगा, हम फंस जाएंगे। अबे कितना डरपोक है तू, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। और पहली बात तो हमें किसी ने नहीं देखा, बस सब लोग अपना मुंह बंद रखना और इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद वे सारे राजेश की लाश को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रहीम सो रहा होता है तभी एक शैतान आता है और जोर से रहीम को लात मारता है। कौन है, कौन है जिसने मुझे लात मारी? ये तेरे जैसे इंसान को जानना जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर वो रहीम को सिर के बल पटक कर मार देता है। ये खबर सुनकर बाकी के तीनों दोस्त काफी घबरा जाते हैं और एक जगह मिलते हैं। यार पता नहीं किसने रहीम को मार डाला, वो भी इतनी बुरी तरह। इस तरह तो कोई शैतान ही किसी को मार सकता है। अरे यार तुम भी इतना डरते हो यार, मुझे लगता है नशे वशे में गिर गया होगा रे। तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं होगा, जाओ सब अपने घर जाओ। उसके बाद तीनों अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में मोहित को उसका नाम पुकारने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर रोहित रुक जाता है। कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है, सामने आओ। ठीक है तो आ जाता हूँ। तुम तो राजेश हो, तुम जिंदा कैसे हो गए? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे बहुत सताया था, मारा था, मेरी लाश भी मेरे माँ बाप को नहीं मिली, तुम्हें तो मरना ही होगा। ऐसा कहकर शैतान रोहित के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके बाद उसके हाथ पैर उखाड़ कर मार देता है। उसी रात जब नोना अपने कमरे में सो रहा होता है, राजेश का भूत उसके कमरे में आ जाता है और नोना को उठा करके दीवार से चिपका देता है। कौन है? मुझे नीचे उतारो प्लीज। डर लगा अपनी मौत देखकर? लेकिन मुझे तो नहीं लगा था, मैं तो नीचे कूद गया था छत से। चलो तुम भी कूदो, चलो। नहीं राजेश, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? अगर तुझे माफ कर दिया तो तेरे जैसे दुष्टों से मेरे जैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? तूने तो मेरी जिंदगी ही खत्म करवा दी। ऐसा कहकर वो शैतान नोना को उसके कमरे की खिड़की से नीचे फेंक देता है। इस तरह वो शैतान अपने साथ हुई बदसलूकियों का बदला ले लेता है। अगले दिन कॉलेज के गेट पर लिखा होता है, रैगिंग करना मना है, और नोना की लाश वहां लटक रही होती है और राजेश भी वहां से गायब हो जाता है। अब क्या तोड़ दिया आपने?
हे मेरे भगवान, अभी पिछले महीने ही तो लाई थी मैं ये नया कप सेट, इसका भी सत्यानाश कर डाला। माफ करना बहू, वो गलती से टूट गया मुझसे। आप ना काम करती कम हो, बिगाड़ती ज्यादा हो। सच में मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जरा चाय बना दीजिए बिना कुछ बिगाड़े। अपनी सास को ऑर्डर देकर मीरा रसोई से सीधे अपने कमरे में गई और बड़े ही आराम से बिस्तर पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगी। सुशीला की उम्र 70 साल के आसपास की थी। पति का साथ 3 साल पहले छूट चुका था उससे, तो अब बेटे बहू के रहमो करम पर ही जी रही थी। हालांकि इसके लिए वो बहुत कुछ भुगत भी रही थी। बेटे बहू के अलावा 10 साल का पोता छोटू भी था घर में, जिसकी मुस्कान में ही सुशीला को अपनी सारी खुशियां मिल जाती थी। मीरा, ओ मीरा, अरे कहाँ हो? जल्दी से आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? आ तो रही हूँ। एक तो सारा दिन घर का काम, फिर बच्चे को देखो और इनकी बूढ़ी माँ की सेवा भी करो। सच में मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या दिन भर गुस्सा करती रहती हो? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर खुशी से नाचने लगोगी। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है तुम्हें जिसे देखकर मैं नाचने लग जाऊं? खजाना तो नहीं, पर दिवाली का बोनस जरूर मिला है, वो भी पूरे 10,000। अरे वाह, तो इस बार दिवाली पर मेरी नई साड़ी पक्की? पापा, और मेरे लिए ढेर सारे पटाखे भी लाना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, और मिठाइयाँ भी आएंगी, वो भी खूब सारी। दिवाली के बोनस का क्या और कैसे करना है ये कुछ ही मिनटों में तय हो गया। और वही कोने में सुशीला हाथों में अपना टूटा चश्मा लिए खड़ी थी। उसका चश्मा टूटे कई महीने बीत चुके थे। राघव ने उस चश्मे को ठीक करवाने का काम इसी बोनस के भरोसे छोड़ रखा था, जो उसे अब याद ही नहीं था। सुशीला ने उसे याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में आकर बीती यादों में खो गई। कैसे उसने और उसके पति ने हमेशा राघव की हर जरूरत को सबसे ऊपर रखा। कैसे उसके भविष्य की खातिर अपना गांव छोड़कर शहर आ गए। लेकिन अब सब बदल गया था। राघव बड़ा हो गया था और सुशीला की जरूरतों की अब उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। अरे माँ जी, आपको ये पर्दा नहीं दिख रहा क्या? अभी जला देती हैं आप इसे। हाँ बहू, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। वो मेरा चश्मा टूट गया है ना, तो इसीलिए। ओहो, सॉरी माँ, तुम्हारे चश्मे के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। पर तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? अगर ये याद दिला देती तो आज ताने कैसे मार पाती? ऐसा नहीं है बहू, बिना चश्मा मुझे देखने में तकलीफ होती है। ये बात तो तुम्हें भी पता ही थी ना। हाँ पता है, तो क्या करें? पैसों का खजाना गड़ा है क्या यहाँ पे? पहले ही हम पर बहुत बोझ है, ऊपर से आप और आपका ये बुढ़ापा। हर महीने आपकी दवाइयों पर कितना खर्च होता है आपको अंदाजा भी है इस बात का? अगर कुछ दिन बिना चश्मे के रह भी लिया आपने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब इतनी महंगाई में आखिर हम क्या क्या करें? राघव, तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? माँ, मैं क्या बोलूं? वैसे मीरा कुछ गलत तो कह नहीं रही। सुशीला को राघव से इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो रात तो उसने किसी तरह काट ली, लेकिन अगली सुबह ही वो अपना सामान बांधने लगी। दादी, आप कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ बेटा, जहाँ मैं किसी पर बोझ ना बनूं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा दादी। आप रुको, मैं भी अपने कपड़े लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना है हमेशा। इतना कहकर सुशीला ने छोटू का माथा चूम लिया और अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई घर से बाहर जाने लगी। मीरा ये सब देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी सुशीला को रोकने की या उससे कुछ पूछने की कोशिश तक नहीं की। सुशीला चली गई अपने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, जिसमें कभी उसकी गृहस्थी बसती थी। लेकिन अब वही घर उसे पराया सा लग रहा था। फिर उसी शाम। मीरा, माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे बस क्या बताऊं, उन्हें चश्मे वाली बात इतनी बुरी लग गई कि घर छोड़कर ही चली गई। पास वाले वृद्धाश्रम ही गई है, वो पड़ोस वाली माला ने बताया। क्या? और तुमने उन्हें जाने दिया? मैंने तो बहुत रोका, उनके सामने कितना रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं पापा, माँ झूठ बोल रही है। माँ ने दादी को एक बार भी नहीं रोका। ये क्या बोल रहा है छोटू? उफ, क्या हाल है। सच में राघव, मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ को। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया। जाते जाते भी मेरा घर तोड़ कर ही गई है वो। मीरा के झूठे आंसुओं के सामने राघव भी पिघल गया। उसने भी बड़ी ही आसानी से सुशीला को भूल जाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सुशीला घर छोड़कर वृद्धाश्रम में चली तो आई, पर अब छोटू की याद उसे खाई जा रही थी। वो दिन रात छोटू को याद करके रोती रहती। हालांकि उसे आगे तो बढ़ना ही था। सुशीला ने वृद्धाश्रम के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अपने दुखों को भूलने भी लगी।
क्योंकि वहाँ ना तो कोई उसे बूढ़ा और बेबस होने का एहसास कराता था और ना ही वो अब किसी पर बोझ थी। लेकिन किस्मत का फेर अभी बाकी था। सुनो जी, ये देखो तो, दोपहर का डाकिया आया था और ये कागज देकर गया है। उस कागज को खोलकर पढ़ने के बाद राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, ऐसा क्या लिखा है इसमें जिसे पढ़कर इतना खुश हो रहे हो? ये कागज साक्षात माता लक्ष्मी का बुलावा है मीरा। गांव में हमारी जो पुश्तैनी जमीन है ना, ताऊ जी और चाचा जी ने मिलकर उसका सौदा पक्का कर दिया है। अरे वाह, जमीन बिकेगी तो उसमें से हमें भी तो हिस्सा मिलेगा ना। अब बताओ ना, कितने पैसे मिलेंगे हमें? जहाँ तक मेरा अंदाजा है यही कोई 18-20 लाख तो मिल ही जाने चाहिए। अरे वाह 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 वाह, तो अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और गांव जाने का टिकट बुक करवाओ जाकर। सिर्फ हमारे जाने से काम नहीं चलेगा मीरा। जमीन में हिस्सा बाबूजी का था, अब वो नहीं है तो माँ के अंगूठे के निशान चाहिए होंगे जमीन के कागज पर। अच्छा हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जाओ जाकर वृद्धाश्रम से ले आओ ना माँ जी को। मगर माँ क्या चलेगी हमारे साथ? इतने महीने हो गए, हमने एक बार भी जाकर उनका हाल भी नहीं पूछा। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ माँ जी को कैसे मनाना है। ये अपना छोटू है ना, इसी में बसती है माँ जी की जान। इसे देखते ही मक्खन की तरह पिघल जाएंगी वो। और अगर नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगी, और अगर ऐसा हुआ भी तो थोड़े बहुत आंसू बहा लेंगे, क्या जाता है। फिलहाल गांव जाकर अपना हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, समझे? फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बात तो सही है, चलो फिर चलते हैं माँ के पास। लेकिन सुनो, ऐसा करना, फिलहाल माँ जी को इस कागज के बारे में कुछ मत बताना। उन्हें किसी तरह मनाकर पहले घर ले आते हैं, बाकी सब तो फिर हो ही जाना है। अगर पहले ही उन्हें सब बता दिया तो हो सकता है कि वो कुछ नौटंकी करने लगे। राघव को अब भी मीरा की बातें ठीक लग रही थी। वो दोनों छोटू के साथ सुशीला से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचे। छोटू को देखते ही सुशीला खुद को रोक नहीं सकी और सीधे जाकर उसे गले से लगा लिया। अरे मेरा छोटू, कैसा है? कितना कमजोर हो गया है तू तो। वो माँ जी, आपके हाथ से खाने की आदत है ना इसे, बस इसीलिए ऐसा हो गया है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये ठीक से खाता ही नहीं। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आपके जाने के बाद हमें हमारी गलती समझ में आई, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब तुम घर चलो। सुशीला ने ना राघव की बात का कोई जवाब दिया और ना ही उसे एक नजर देखा। वो तो बस छोटू को ही निहारे जा रही थी। छोटू, तू बता, मैं चलूं क्या तेरे साथ? नहीं दादी, आप वहाँ मत आना, कभी मत आना। पर हाँ, मुझे यहाँ बुला लो, मुझे सच में आपके हाथों से खाना खाना है। छोटू, ये क्या बोल रहे? तेरा दिमाग तो ठीक है? उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, कि वो तुम दोनों की तरह कपटी नहीं है। तुम लोगों को आज मेरी याद क्यों आई है सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? बताइए। सुशीला फौरन अपने पल्ले से वही कागज निकाल कर दिखाती है जो डाकिया मीरा को देकर गया था। यही लालच तुम दोनों को यहाँ लेकर आया है ना? बताओ, अब चुप क्यों हो? पर ये आपके पास कहाँ से आया? ये मैंने दिया है दादी को। छोटू की बात सुनकर राघव और मीरा सन्न रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। ये बुढ़िया ना तब तुम्हारे किसी काम की थी और ना ही अब है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। एक माँ होने के नाते पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ और बहुत कुछ कर भी चुकी हूँ तेरे लिए, पर अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, माफी भी नहीं। ये कहकर सुशीला ने राघव और मीरा से मुंह फेर लिया और छोटू का हाथ पकड़कर वापस वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। चोर आलिया के घर से चोरी करके फरार हो जाता है। मॉर्निंग में जब आलिया स्टडी रूम में आती है तो देखती है उसके रूम से कीमती सामान मिसिंग है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी आलिया हाउस आ जाता है। स्टडी रूम को देखने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप आफ्टर और बिफोर को देखते हुए बता सकते हो चोर ने टोटल कितने सामान की चोरी करी है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चोर ने स्टडी रूम से टोटल 5 सामान की चोरी करी थी। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 5 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।